टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ यहाँ पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध, ये विभव है, ये विभव का डायमेंशन हो गया, और इधर डेंसिटी है, इधर पावर है। प्रतिरोध से शुरू करेंगे तो प्रतिरोध का क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है। आर बराबर भी बटा आई होता है। आर बराबर भी बटा आई। आर बराबर क्या होता है, बी बटा आई। और इसका यूनिट क्या होता है, तो ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स। और इसका डायमेंशन क्या होगा, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 और ए हो जाएगा। आई करंट को ए में मापते हैं, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट वोल्ट का क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 होता है। इसका वोल्ट का डायमेंशन होता है। और टोटल प्रतिरोध की कहेगा तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। ये प्रतिरोध का होता है। समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां दिया गया है। समान मात्रा और समान विमीय सूत्र वाला पहला कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है, और त्रिज्या भी बराबर है, और इसका विस्थापन दूरी तो इसका एल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबाई रहे या चौड़ाई रहे या ऊंचाई रहे या त्रिज्या रहे या विस्थापन रहे या दूरी रहे, या उसको किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। ये डायमेंशन में काम आएगा। और चाल को बेग एल टी इनवर्स हो गया। और त्वरण मीन्स प्लस हो, यानी दिशा के साथ होता है। मंदन इसमें विपरीत दिशा होता है। तो त्वरण या मंदन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी इनवर्स 2, दोनों का सेम रहेगा, एल टी इनवर्स 2 इम्पॉर्टेंट है। फिर बाद में संवेग है, तो संवेग का भी क्या होता है, तो संवेग और आवेग का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो एम एल टी इनवर्स 1 होगा, एम एल टी इनवर्स 1। संवेग और आवेग का डायमेंशन क्या हो जाता है, सेम रहता है, तो एम एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। और बल और भार का डायमेंशन क्या होगा, तो एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 बल और भार का डायमेंशन हो जाएगा। कार्य, जैसे देखो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, बल अघूर्ण हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल अघूर्ण का डायमेंशन सेम होता है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल अघूर्ण, कार्य, ऊष्मा, बल अघूर्ण, इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। कार्य हो जाए ऊर्जा या ऊष्मा या बल अघूर्ण, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। बल और भार का एम एल टी इनवर्स 2। कार्य ऊर्जा के क्या होगा, एम एल स्क्वायर 2, दोनों पर 2, एक पर 2, एक माइनस। कार्य ऊर्जा के दाब और प्रतिबल का डायमेंशन सेम होता है, तो एम एल इनवर्स एम नॉट एल इनवर्स टी इनवर्स 2 हो जाएगा, एम नॉट एल इनवर्स टी इनवर्स 2 हो जाएगा। मात्रक एवं विमाहीन राशि है, तो मात्रक एवं विमाहीन राशि क्या है, तो अपेक्षिक घनत्व एवं सापेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व हो गया या सापेक्षिक घनत्व, ये सब क्या होता है, तो डायमेंशन लेस होता है, इसमें डायमेंशन कोई नहीं होता। और अपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता, इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व, इसका डायमेंशन नहीं होता। आवर्धन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। घर्षण गुणांक का भी नहीं होता है, घर्षण गुणांक की कोई डायमेंशन। विकृति का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रा और विमा क्या होता है, समान होता है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या हो जाता है, समान हो जाता है। पहला देखो, पहला फार्मूला है मोशन का, v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर क्या हो जाता है, यू प्लस ए टी। और दूसरा फार्मूला भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2ac। जैसे देखो बोल भी क्या हो गया, तो भी होता है क्या, तो वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का एल टी इन्वर्स होता है, और इसका एल टी इन्वर्स। और ये क्या, तो इनिशियल मोशन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए क्या होता है, मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 अब बटर टाइम सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स हो गया, तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एल टी इन्वर्स हो जाएगा। इसका डायमेंशन दिया हुआ है। और तीसरा फार्मूला होता है एस बराबर क्या होता है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये निकालना एस क्या होता है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं किसमें, मीटर में। यू मीन्स क्या हो जाता है, तो यू हो गया
यू हो गया इनिशियल मोशन यानी प्रारंभिक वेग वेलोसिटी तो मीटर सेकेंड इनवर्स और बटा टाइम, टाइम तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड तो कट जाएगा तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन निकल जाएगा। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष पहला दिया गया प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहता है। जो एक वर्ष में तय किया गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहता है। प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और इसका सेंटीमीटर में तो 3 घटा देंगे, सेंटीमीटर में यदि मीटर में तो सेंटीमीटर में तब 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। MCD MDH के इसका ट्रिक है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलो। तो नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो मिली है, सेंटी है, तो मीटर है, तो 1 हो गया 2 हो गया। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या उठ गए 1 10 इससे 10 इससे, मीटर से सेंटीमीटर में तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसी प्रकार डिवाइड होगा यहाँ पे। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका, दूरी का मात्रक है। कह रहा है कि खगोलीय इकाई दिया गया तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत की दूरी को क्या कहते हैं, तो खगोलीय दूरी कहते हैं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में करेंगे तो डिवाइड मीटर में, तो सेंटीमीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.5 × 10⁻11 मीटर यानी 15 करोड़ हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक कितना होगा, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। पारसेक क्या है, तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पारसेक को। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.086 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर कितना होगा, 3.086 × 10⁻16 मीटर होगा, 3.086 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होगा, 3.086 × 10⁻16 मीटर होगा। और एक पारसेक बराबर एक प्रकाश वर्ष कितना होगा, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। और एक पारसेक बराबर कितना मीटर, तो 3.086 × 10⁻16, 3.086 × 10⁻16। देखो इसका फॉर्मूला दिया गया, यहाँ पे फर्मी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ दिया गया। एक फर्मी या फेम्टो, एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−15 मीटर। फिर बाद में 3 घटा 2 घटा 1 घटा 4 घटा, अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं है, सीरीज में नहीं है। एक फर्मी या फेम्टो बराबर कितना होता है, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−15 मीटर होता है, 10⁻−15। पिको बराबर 10⁻−12, पिको बराबर 10⁻−12। एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। एक नैनोमीटर और कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻−6 मीटर होता है। 10⁻−6 मीटर होता है एक माइक्रोमीटर बराबर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, मिलीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। 1 माइल्स बराबर कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर 1 माइल्स। 1 माइल्स यहाँ पे दिया गया संकेत है डेका। देखो इसका याद करने का, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी। इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक है
एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रोमिली सेंटीडेसी इसका ट्रिक है याद करने का। एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रोमिली सेंटीडेसी। जैसे एटो क्या होता है 10 पर पावर 18, फिर हो जाए एटो के 10 पर पावर -18, फिर 3 घटाते जाना, फिर 15 12 9 6 3, फिर 3 के बाद क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। सेंटी में 10⁻², और देसी में 10⁻। तो एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रोमिली सेंटीडेसी, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रोमिली सेंटीडेसी। और इधर है एक्सापेटाटेरा जीगा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। एक्सापेटाटेरा गीगा, ये 4 को इधर बांट दो, 4 को उधर, तो एक्सापेटाटेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। एक्सापेटाटेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। तो ये होता है पॉजिटिव में, लेकिन एटो फेम्टो वाला क्या रहता है निगेटिव में। तो इसमें भी 3 घटाते जाना 2 तक, तो 3 ही कितना 18 था, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 3 घटेगा, तो 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 3 घटेगा कितना 10⁻3, 3 में से फिर 3 आया तो 2 1 हो जाएगा। तो हेक्टो वाला 10⁻2 होता है, डेका वाला 10⁻1 होता है, किलो वाला कितना 10⁻3 होता है, मेगा वाला कितना होता है 10⁻6 होता है, मेगा 10⁻6, गीगा 10�9, गीगा मीन्स 10�9, टेरा मीन्स 10⁻12, पेटा मीन्स 10⁻15, एक्सा मीन्स 10⁻18 होता है। मोस्ट स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, दूरी और विस्थापन। तो एक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस दिया गया है। तो कह रहा है कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। किसी खास समय में चले गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी क्या है तो एक अदिश राशि, जबकि क्या विस्थापन क्या है तो सदिश राशि। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है, जबकि विस्थापन की मात्रक क्या होता है मीटर होता है। दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है तो हमेशा उसमें क्या रहता है तो परिमाण होता है। दूरी सदैव क्या होता है धनात्मक और या शून्य होता है। दूरी क्या होता है धनात्मक और शून्य होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है ना, इसमें धनात्मक और शून्य होगा दूरी में, और इसमें क्या होता है विस्थापन में धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा शून्य भी होगा। लेकिन दूरी में क्या होता है धनात्मक और शून्य होता है, और विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, जबकि डिस्टेंस में क्या रहता है केवल परिमाण दिया रहता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या रहेगा तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या रहेगा तो 1 से बड़ा या बराबर होगा। 1 से देखो ये बड़ा दूरी क्या रहेगा तो बड़ा या बराबर रहेगा। विस्थापन भी क्या रहेगा तो 1 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। यहाँ पे दूरी और विस्थापन दिया गया है, तो ये क्या दिया हुआ है तो ये 4 मीटर गया, फिर बाद में 3 मीटर गया, तो इसका निकालेंगे फिर 3 मीटर तो ये 4 मीटर, 3 4 ये ट्रिपलेट से कितना आ गया ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया डायरेक्ट। और दूरी जो 4 3 7 4 11 3 14 किलोमीटर। कह रहा है कि अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है, कोई वृत्ताकार पथ पर कोई गाय जो कितना 2.5 चक्कर लगाती है, तो गाय के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अगर वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर है, तो इसका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है वृत्ताकार पथ पर, तो विस्थापन क्या हो जाएगा। विस्थापन जैसे सर्कल है तो रेडियस 7 दिया हुआ है, तो इसका यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा तो कितना विस्थापन हो गया 14, लेकिन ये जाएगा यहाँ से जाएगा फिर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 14 का कि 2r बराबर क्या होता है डी बराबर डायमीटर बराबर क्या होता है 2r होता है। तो डायमीटर बराबर 2r होगा, तो इसका कितना है डिस्प्लेसमेंट निकल गया डायरेक्ट कितना 14। डिस्टेंस बराबर क्या होता है तो 2πr थीटा, 2πrn होता है, 2πrn होता है इसका फार्मूला। टोटल दूरी निकालेंगे तब तो 2 × 22/7 और रेडियस 7 है और
कितना चक्कर, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, तो 5/2 हो गया तो कितना हो गया, 2/7 से 60 गया तो काटेंगे कितना हो गया, 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर किसी वस्तु के 5 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है, कितना मीटर, 5 मीटर तक, और यह वस्तु को पूर्ण अवस्था में आ जाता है, पूर्वावस्था में आ जाता है, 5 मीटर जैसे ऊपर कोई गेंद को फेंकें और फिर वह नीचे आ गया तो यह पूर्वावस्था में आ गया, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन कितना, जब 5 मीटर ऊपर फेंकें तो 5 मीटर नीचे भी आएगा तो दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, लेकिन विस्थापन कहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा विस्थापन, काहे कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, विस्थापन क्या होता है, एक तरह से शॉर्टकट, तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। एक पिंड द्वारा 23 मीटर की त्रिज्या तथा 144.5 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, कितना मीटर, 23 मीटर की त्रिज्या 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, वृत्ताकार पथ पर कर रहा है गति, तो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो विस्थापन कितना हो जाएगा, जब इसका 23 मीटर का क्या है तो रेडियस है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 46 मीटर, तो ये विस्थापन हो गया, ठीक है। वृत्ताकार की परिधि कितना, तो 144.51, तो बिंदु ए तक की दूरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पिंड का विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। कह रहा है परिधि बनाने वाले वृत्ताकार पथ का परिधि बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा था, यहाँ पे कर रहा था डाई चक्कर, यहाँ पे परिधि नहीं बना रहा था, दोनों को क्या दूरी और विस्थापन क्या होगा, मान निकालना था यहाँ, तो दूरी और विस्थापन है, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है कि एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो एक चक्कर जब भी कराए, एक चक्कर की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक चक्कर लगाने के लिए कहेगा तो विस्थापन 0 और परिधि तो दिया हुआ था 144.51 हो जाएगा। नेक्स्ट है गति के प्रकार दिया गया, तो गति, ये सरल रेखीय गति जिसे सिंपल लीनियर मोशन कहा जाता है, वह गति जो सरल रेखा में होती है वह सरल रेखा गति कहलाती है। जैसे वाहन की गति क्या है, तो सरल रेखीय गति है। वृत्तीय गति क्या है, जिसे क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन, वह गति जो वृत्ताकार पथ में होती है जिसे वृत्तीय गति कहलाता है। धावक के वृत्ताकार पथ में गति वृत्तीय गति, पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना क्या होता है, वृत्तीय गति होता है। नेक्स्ट है दोलन गति, जिसे ऑक्सीलरेटरी मोशन कहा जाता है। किसी वस्तु की विरामावस्था के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे की गति को क्या कहते हैं, आगे पीछे या ऊपर नीचे की मोशन को क्या कहते हैं, दोलनी गति कहा जाता है। लोलक की गति लटकी हुई घंटी की गति या झूला की गति क्या कहलाती है, तो दोलन की गति। जैसे लोलक की गति हो गया या लटकी हुई घंटी की गति या झूला की गति को क्या कहा जाता है, तो लोलक की यानी दोलन की गति कहा जाता है। आवर्ती यानी हार्मोनिक मोशन, वैसी गति जिसमें एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराता है, निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो आवर्त गति कहलाता है। सिलाई मशीन में सुई की गति, घड़ी की सुई की गति क्या है, तो सिलाई मशीन की सुई की गति, और घड़ी की सुई की गति क्या है, तो ये आवर्त गति है। घड़ी की सुई हो गई या सिलाई मशीन के जो सुई की गति रहता है अप डाउन, ये क्या है, तो हार्मोनिक मोशन यानी आवर्त गति। घड़ी की सुई गति या सिलाई मशीन की गति, ये आवर्त गति है। सभी आवर्त गति दोलनी गति होती है। सभी आवर्त गति क्या होती है, तो दोलनी गति होती है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं होती है। सभी आवर्त गति है जो दोलनी गति हो सकती है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं होगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यादृच्छिक गति जो रैंडम मोशन होता है, जिसकी गति के पथ के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है, पहले से कोई जानकारी नहीं कि ऐसे ऐसे मोशन यानी टेढ़ा मेढ़ा गया है, तो उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे फुटबॉल से मारा गया किक क्या है, तो रैंडम मोशन है। हॉकी से खेला हुआ जो कॉक होता है वो भी क्या है, रैंडम मोशन। खेलों में खिलाड़ियों की गति होती है जो रैंडम मोशन होता है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस दिया गया है, तो
देखते हैं। पहला पॉइंट कर रहा है कि एकांक समय में तय की गई दूरी की क्या कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन एकांक समय में तय की गई दूरी को विस्थापन का वो वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और चाल भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल में क्या रहता है, तो केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में क्या रहता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता है। वेलोसिटी में परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता है। चाल धनात्मक तथा शून्य होता है। चाल क्या होता है, धनात्मक तथा शून्य होता है, जबकि वेग क्या रहता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। वेग पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन चाल क्या रहेगा, धनात्मक या शून्य होता है। चाल क्या है, अदिश राशि, जबकि वेलोसिटी क्या है, तो अदिश राशि। तो यानी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ये सब क्या है, तो सदिश राशि। वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी दो प्रकार के होते हैं। तो एक पहला इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा फाइनल वेलोसिटी। एक प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग से यू से डिनोटेड करते हैं, जबकि फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोटेड किया जाता है। एक्सेलरेशन क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। जो वेग में परिवर्तन यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। ए बराबर क्या होता है, तो भी माइनस यू बाई टी होता है। ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। त्वरण को ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बी माइनस यू, यानी वेलोसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो इन्वर्स पहले से था और एक इन्वर्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 हो जाएगा। और त्वरण का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो त्वरण का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एल टी इन्वर्स 2। जैसे देखो मीटर को डिनोट किया जाता है डायमेंशन में एल, और टाइम को क्या मिनट, तो टाइम को टी से, तो इस पर इन्वर्स पहले से और नीचे एक टाइम है तो कितना आ जाएगा, तो ये जुड़ेगा ऊपर, तो एल टी इन्वर्स 2, यानी एम नॉट एल नॉट टी इन्वर्स 2 हो जाएगा। एक्सीलरेशन का डायमेंशन एम नॉट एल नॉट टी इन्वर्स 2 हो जाएगा। करें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, तो वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या हो जाता है, यदि वेग का मान एक समान हो जाएगा तो त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेग का मान एक समान होने पर त्वरण का मान भी शून्य हो जाएगा। वेग एक समान हो जाएगा तो त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेग के मान क्या हो जाएगा, एक समान तो त्वरण का मान भी शून्य हो जाएगा। वेग का मान एक समान तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा। जैसे देखो वेग कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है जो 2 सेकेंड में जाता है। फिर ये 10 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड में जाता है फाइनल वेलोसिटी। तो त्वरण क्या निकालना है, तो 10 माइनस 2, तो वेग समान रहेगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो वेलोसिटी सेम तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ो। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, जब वस्तु क्या रहे तो एक समान वेग से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहेगा, तो समान होगा। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है यानी एक समान, और यहाँ पे क्या था, त्वरण का मान समान रहेगा। जैसे त्वरण का मान समान रहेगा, वेग का मान समान रहेगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। और जब वस्तु का वेग एक समान, वहाँ पे समान था वेग, लेकिन यहाँ पे वस्तु का वेग एक समान बढ़ता है तो त्वरण का मान भी क्या रहेगा, समान बढ़ेगा। जैसे एक समान रूप से बढ़ रहा है, जैसे स्टार्टिंग में कोई कार था, उसका स्पीड कितना, 2 मीटर पर सेकेंड था। फिर बाद में 2 मीटर, जब 2 सेकेंड हुआ टाइम देकर 2 सेकेंड टाइम दिया तो उसका स्पीड बढ़ गया, कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर आगे जाके क्या रहा, फिर 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया तो ये 6 मीटर। तो एक समान वेग से क्या रह रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो त्वरण भी बढ़ेगा। तो त्वरण भी बढ़ेगा। जैसे फाइनल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 4 माइनस 2। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, बी माइनस यू बाई टी होता है। तो 4 माइनस 2 करेंगे, बाई डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्या रहेगा, तो उसका त्वरण भी समान रहेगा। जब वेग एक समान से बढ़ रहा है तो त्वरण भी उसका समान होगा। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फिर कह रहा है लगातार वेग का घटना मंदन कहलाता है। जब लगातार वेग घटेगा तो वो क्या रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी मंदन होगा। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, मंदन के लिखने के लिए निगेटिव प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा होगा फाइनल वेलोसिटी, तब एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। जब इनिशियल वैल्यू से बड़ा होगा फाइनल वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन होगा। जब इनिशियल वैल्यू बड़ा हो किससे, फाइनल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से बड़ा होगा कौन, इनिशियल वेलोसिटी, तभी इसका क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर देखा गया ये फार्मूला है, तो सरल रेखा समीकरण में बी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s, एस एन बराबर क्या होता है, तो यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, एन क्या है, तो एन नंबर ऑफ सेकेंड में तय की गई दूरी होता है, कितने सेकेंड में तय किया गया दूरी, वो एस एन हो गया, नंबर ऑफ सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ सेकेंड जो तय की गई दूरी हो गई वो एस एन को दर्शाती है। अब यहाँ पे दिया गया है, जब ऊर्ध्वाधर रूप में, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जब ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी हो जाएगा। जब नीचे से वस्तु कोई ऊपर फेंकेंगे तो उसका ग्रेविटी क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा, वही जो ग्रेविटी है जो एक्सीलरेशन के रूप में काम आएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तो भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी बराबर यू माइनस जी टी हो जाएगा, और जितना भी प्लस था ना उसका जगह माइनस आ जाएगा। एस बराबर क्या है, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, भी बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2g's हो जाता है। एस एन बराबर क्या हो जाता है, तो यू माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो जैसे ही कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटी निगेटिव के रूप में बढ़ेगी। तो जब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइन लेंगे। फिर है जब ऊपर से नीचे गिरेगा, जब ऊपर से नीचे गिरे तो ग्रेविटी क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो एक जगह क्या लेंगे, तो पॉजिटिव जी लेंगे। तो एक जगह पॉजिटिव जी लेंगे तो इसका फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तो यू प्लस जी टी हो जाएगा, और एस बराबर क्या हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2g's हो जाएगा, और एस एन बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। एस बराबर क्या होता है, एस को डिस्प्लेसमेंट डिनोट किया जाता है, यू क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग है, और भी क्या है तो फाइनल वेलोसिटी जिसे अंतिम वेग कहा जाता है, ए क्या है तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन है, टी क्या है तो टाइम है, जी क्या है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और जी का मान कितना होता है 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल जब ऊपर से नीचे जब कोई वस्तु गिरती है, ऊपर से नीचे जब वस्तु गिरेगा तो उसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु नीचे की ओर गिरेगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी में क्या रहेगा, तो कुछ वैल्यू होगा। और जब नीचे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, जब ऊपर से कोई वस्तु गिरेगा तो उसका क्या रहेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से गिरेगा तो 0 हो जाएगा, ऊपर से गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ मान होगा। जबकि नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी का मान कुछ होगा, ठीक है ना। ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ऊपर से नीचे आएगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब विराम अवस्था से चलेगा तो यू बराबर यानी इनिशियल 0 हो जाएगा। विराम अवस्था में क्या रहता है, यू 0, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू 0 विराम अवस्था में यू 0, और ब्रेक लगाने पर भी 0, ब्रेक लगाने पर यानी फाइनल वेलोसिटी 0, और विराम अवस्था में यू 0, ब्रेक से भी 0 है, ब्रेक लगाएंगे तो भी 0, विरामावस्था रहेगा तो यू 0 है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ है और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निरंतर गति कर रही है, त्वरण के साथ स्थानांतरित हो रही है, तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो विरामावस्था है तो इसका क्या हो जाएगा, विरामावस्था में यू जीरो होगा, तो यू जीरो कर दिए। एक्सेलरेशन का मान कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका क्या कह रहा है, गति यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और टी टाइम दिया है तो फार्मूला लगा देंगे, गति के पहला नियम से बना था। तो भी बराबर क्या हो जाता है, यू प्लस हाफ भी बराबर यू प्लस ए टी हो जाता है। तो यू के मान 0, एक्सेलरेशन 4 दिया गया तो 4 है इंटू 8 यानी टाइम दिया है 8, तो 8 चौक 32 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा। तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है विरामावस्था से शून्य होने के बाद एक कार कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से विरामावस्था में। तो विरामावस्था में क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और कह रहा त्वरण के साथ 8 मीटर पर सेकंड के साथ गति करती, तो इस दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना दिया गया 3 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना 8 सेकंड है। तो इसका क्या लगाएंगे, तो इसमें क्या निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो फार्मूला है कौन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कह रहा एक बस 40 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना आवश्यक है, तो मंदन ज्ञात करें। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, यू बराबर 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितना 0 मीटर पर सेकंड, एस कितना 200 मीटर है। तो इसका क्या निकालना है, तो मंदन निकालना है ना, मंदन एक्सेलरेशन। तो इसमें दिया हुआ तो कौन फार्मूला लगेगा, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे, और बी का मान पुट करेंगे यहाँ पे 40 इंटू 2 इंटू 1 200 हो जाएगा, तो निकाल के आएगा कितना -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर है कि एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होकर 10 मीटर पर सेकंड से वेग से त्वरण कर से गति चलता है, त्वरण से चल रही है तो 10 सेकंड में, तो यू बराबर 0, ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड और एस 10 है और एन के 10 में सेकंड है, तो एन सेकंड में तय की गई दूरी कितना है। तो एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा, तो यू बराबर 0 हाफ हो गया, ए बराबर 10 2n माइनस 1, तो कितना 5 गुना 9 1995 मीटर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गति के समीकरणों के नाम और उनके संबंधी। प्रथम समीकरण में v बराबर यू प्लस ए टी, जिसमें वेग और समय हो जाएगा। द्वितीय समीकरण में एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें विस्थापन और टाइम हो जाएगा, जैसे ये विस्थापन ये टाइम। तृतीय समीकरण में बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s यानी विस्थापन और वेग हो जाएगा। प्रथम समीकरण में वेग और टाइम हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय समीकरण में एस बराबर यू प्लस ए टी, तो विस्थापन और समय। बी तृतीय समीकरण में बी स्क्वायर विस्थापन और वेग। विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ। तो ये विस्थापन हो गया, ये विस्थापन, ये टाइम। पहला क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, तो लीनियर है तो क्या करना है, सॉरी ये वाला है ना, तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है यानी वेग बढ़ता हुआ। और दूसरा क्या है, तो ये घटता हुआ यानी वेग घटता हुआ, और वेग समान है, ये 3 क्या है, तो वेग समान रूप से बढ़ रहा है। चौथा क्या है, तो ये विरामावस्था में वेग विरामावस्था, और ये पाँचवा क्या है, तो असंभव। पाँचवा क्या है, असंभव। ये क्या है, बढ़ता हुआ, और दूसरा क्या है, घटता हुआ। ये क्या है, तो एक समान रूप से बढ़ रहा है। ये क्या है, तो चौथा क्या है, तो विरामावस्था में। ये क्या है, तो असंभव, इन्फिनाइट। याद रखना, नीचे वाला बढ़ेगा ना ऊपर वाला घटेगा, ये रेखीय हो जाएगा। ये क्या रहेगा, तो विरामावस्था, ये असंभव। वेग समय विस्थापन समय ग्राफ में। अब वेग समय में क्या रहेगा, तो वेग विस्थापन और समय में क्या बढ़ेगा, तो विस्थापन और समय में क्या बढ़ेगा, तो वेग बढ़ेगा, ठीक है ना। वेग बढ़ेगा, विस्थापन, वेग और क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे समय तो वेग बढ़ेगा।
फार्मूला से लगा दें। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण में क्या रहेगा, तो त्वरण में ये बेग समय ग्राफ है, ठीक है। ये बेग हो गया, ये बेग हो गया और समय हो गया। तो त्वरण बराबर क्या होता है, बेग बटा समय। तो त्वरण के बारे में तो ये क्या है, तो बेग त्वरण बढ़ेगा, ठीक है। बेग समय में तो त्वरण बराबर क्या होता है, बेग बटा समय। तो ये क्या बढ़ रहा है, दो क्या घट रहा है, ये क्या है एक समान रूप से, ये चार क्या है तो चौथा क्या है तो एक समान बेग से, ये क्या तो इन्फिनाइट है, ठीक है। ये क्या है एक समान बेग से बढ़ रहा है। ये क्या है चौथा, तो एक समान बेग से, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, तो एक समान विरामावस्था था, लेकिन यहाँ पे बेग समय ग्राफ में ये बेग हो गया, ये समय हो गया। तो एक ये क्या, तो ये चौथा क्या है तो एक समान बेग हो जाएगा, एक समान बेग। और पांचवा क्या असंभव पॉइंट हो जाएगा। ये 40 मीटर दिया गया ग्राफ है, तो ये स्पीड दिया गया, ये टाइम दिया गया। तो 1 सेकंड में तय की हुई दूरी, तो 1 सेकंड में तय की हुई 15 सेकंड में ना, तो 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो ये मतलब यहाँ कहाँ पे ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे। तो कितना बनेगा, तो 40 गुना 15 हो जाएगा, तो 600 मीटर हो जाएगा। बेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। बेग समय ग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। बेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। ये क्या है, तो विस्थापन है और समय है। तो क्या इसमें बेग क्या किसका सबसे अधिक होगा, तो सबसे बेग इसका अधिक है। ये किसका डिग्री सॉरी एंगल पर देखो, ये यहाँ पे बन रहा है ये, तो ए का क्या हो जाएगा, जिसका एंगल बड़ा बनेगा उसका वेलोसिटी बेग बड़ा हो जाएगा। तो बी का सबसे बड़ा, फिर बी का और फिर सी का हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सदिश और अदिश यानी वेक्टर एंड स्केलर हो जाएगा। तो सदिश राशि में क्या हो जाएगा, तो वैसे भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों, वह क्या कहलाते हैं, सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश राशि बीजगणित का नियम का पालन नहीं करता है, और सदिश में परिमाण और दिशा क्या रहते हैं, दोनों रहते हैं निश्चित। अदिश राशि में वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो, वो अदिश राशि कहलाता है। परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है अदिश राशि। सदिश राशि में क्या है, तो विस्थापन हो गया, बेग हो गया जिसमें बह जाए। तो विस्थापन, बेग, संवेग, आवेग, कोणीय बेग, कोणीय संवेग, कोणीय बेग, कोणीय संवेग, त्वरण, मंदन, मंदन भी सदिश है, ठीक है ना। बल, भार, बल, आघूर्ण, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है, तो सदिश राशि। विस्थापन बेग हो गया, संवेग, आवेग, कोणीय बेग और कोणीय संवेग, त्वरण, मंदन, बल और भार, बल और भार भी क्या है, तो सदिश राशि। बल, आघूर्ण, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है, तो सदिश राशि। और इधर अदिश राशि कौन कौन हो जाएगा, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा दाब, कार्य ऊर्जा, शक्ति, सब क्या है, तो अदिश राशि है। ऊष्मा दाब हो गया, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव हो गया या विभवांतर हो गया, या विद्युत वाहक बल या धारिता, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, अदिश राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा दाब, कार्य ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा दाब, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, धारिता, ये सब क्या है, तो अदिश राशि है। सदिशों का निरूपण क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिश को ए वेक्टर जिसमें वेक्टर लगा हुआ है सदिश है, और इसमें क्या रहेगा, तो ये या मोड के अंदर वेक्टर है, तो ये सदिशों का परिमाण का निरूपण करता है, ठीक है ना। सदिशों के बीजगणितीय क्या हो जाएगा, तो सदिशों के जोड़ में क्या हो जाएगा, तो ए हो गया, ई बी हो गया, वेक्टर में है दोनों, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। आर बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, जो
-1 से लेकर कितना हो जाता है, -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है। और रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है प्लस में। अब माइनस में ए माइनस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रूट में, ठीक है ना। थीटा और ए तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है थीटा क्या होता है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। दो सदिश परिणामी का परिमाण कभी शून्य नहीं होता। दो सदिशों का परिमाण क्या होता है, तो शून्य कभी नहीं हो सकता, और ना ही ऋणात्मक हो, ना ही शून्य होगा ना ही ऋणात्मक होगा। आर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो -1 से लेकर कॉम 1 तक होता है। पुट कॉस थीटा बराबर कितना +1 होता है, तो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। आर मैक्सिमम में √a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर मैक्स a प्लस बी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर -1 हो जाएगा। आर मिनिमम में √a स्क्वायर प्लस 2ab -1। आर मिनिमम बराबर √a माइनस बी स्क्वायर। आर मिनिमम a माइनस बी। सदिशों के गुणनफल, सदिशों का गुणनफल ए क्या है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए बी कॉस थीटा हो गया। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है डॉट प्रोडक्ट में। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, तो एक अदिश राशि होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी कॉस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर यानी ए बी साइन थीटा होता है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर पर क्या होता है, तो ए बी साइन थीटा। सदिशों के सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिशों के सदिश गुणनफल क्या हो जाता है, सदिश देखो ये आर साइन थीटा, ये बाई एच हो गया, ये एक्स एच, और ये रिजल्टेंट हो गया, ये थीटा क्या हो गया, तो ए और बी वेक्टर का एंगल हो गया। ये एक्स बाई जेड ये हो गया एक्स एच बाई एच, और ये जेड एच हो जाएगा। एक्स एच पर आई कैप है, सॉरी बाई एच पर आई कैप है, और एक्स एच पर जे कैप है, और जेड एच पर के कैप है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप बराबर के कैप क्या रहेगा, तो यूनिट वेक्टर रहेगा, और अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आई कैप और जे कैप और के कैप रहेगा तो इसका वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। और आई कैप इंटू आई कैप बराबर कितना हो जाता है, 1। आई कैप और आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 हो जाता है, लेकिन आई कैप इंटू जे कैप रहेगा 1, के कैप इंटू के कैप बराबर 1, और आई जे रहेगा तो आई कैप इंटू जे कैप रहेगा तो कितना, आई डॉट जे रहेगा तो 0, आई डॉट के रहेगा तो 0, के डॉट आई कैप रहेगा तो 0 हो जाएगा। यही जहाँ क्या रहेगा, तो थीटा और 90 डिग्री और कॉस 90 का मान कितना, 0। यहाँ थीटा रहेगा 0 तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा 1। यहाँ पे आई कैप कितना है, तो जब थीटा बराबर 0 रहेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आई कैप इंटू जे कैप बराबर कितना, के कैप हो जाएगा, और जे कैप इंटू के कैप बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। यहाँ पे एक यदि दिया गया 3 अच्छा एक्स है बाई है जेड, ये आई कैप जे कैप के कैप है। करें ए वेक्टर कितना, 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप है प्लस 5 के कैप है, वेक्टर है सुन। एक्स एच पर कितना है, एक्स एच एक्स बाई जेड, तो एक्स पर कितना 3 है, ठीक है, करने गया 3, एक्स यहाँ पे 3 हो गया। बाई पर कितना है, बाई ये है तो बाई पर कितना 8 हो गया, जेड पर कितना 5 हो गया। तो इसका ए वेक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसका निकालेंगे कितना, √19 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि एक वेक्टर पर कितना 3i प्लस 4 जे कैप वेक्टर प्लस 8 वेक्टर,
और बी वेक्टर बराबर कितना है, तो ये दिया हुआ है, और ए बी के कर अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, दोनों के गुना कर देंगे, दोनों के गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12 6 चौ 24 8 9 72 कितना आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में गुना कर देंगे दोनों को, ये क्या है तो ये भी अदिश, तो इसका भी क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, तो इसका कितना हो गया, गुना 5 हो गया, ये माइनस में तो 3 दूनी -6 हो जाएगा, ये 6 6 का 36 हो जाएगा, तो कितना 35 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में। उत्तोलक दिया गया, तो उत्तोलक के बारे में देखते हैं, तो कह रहा है कि उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान कर देती है। उत्तोलक क्या कर देती है, तो आसान कर देती है। तो इधर क्या है, तो इधर लोड यानी भार रहता है, ठीक है, ये उत्तोलक हो गया, बीच में फलक्रम यानी आलम्ब बिंदु रहता है, फलक्रम कहाँ पे रहता है, बीच में रहता है, और ये यहाँ पे क्या है, तो आयास हो जाता है, एफर्ट्स कितना आयास, इसे इस पर बल रहता है, और आलम्ब पर पेच रहता है, ठीक है, और यहाँ पे लोड भार बिंदु यानी कोई वस्तु को लोड किया जाता है, आयास पर बल लगाया जाता है, कहाँ पे, एफर्ट्स पर, और पेच क्या रहता है, बीच में आलम्ब में कसा हुआ पेच रहता है। तो किसी भी उत्तोलक की दक्षता कितना 100% से कम होती है, किसी भी उत्तोलक की दक्षता कितना होता है, 100% से कम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना क्या रहता है, अनिवार्य रहता है। इसमें पहला क्या रहेगा, तो लोड रहेगा, दूसरा में एफर्ट्स ये फलक्रम रहेगा बीच में, और यहाँ पे एफर्ट्स रहेगा। भार बिंदु या लोड पॉइंट क्या है, तो वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट कहते हैं। आलम्ब बिंदु क्या कहते हैं, तो वह बिंदु जहाँ पर पेच लगा होता है उसे आलम्ब बिंदु कहते हैं। प्रयास या आयास बिंदु क्या होता है, तो वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसे आयास बिंदु कहा जाता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल किस पर करता है कार्य, तो आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तीसरा तृतीय श्रेणी उत्तोलक। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में फलक्रम हो रहेगा, एफर्ट्स कहाँ पे रहेगा, एक किनारा पे एफर्ट्स हो गया, लोड यहाँ पे रहता है। प्रथम में कहाँ पे, बीच में फलक्रम रहेगा, कसा हुआ पेच रहेगा। प्रथम उत्तोलक में कौन कौन आ गया, जितना भी दुकान में रहेगा, पिलास, कैंची, तराजू, कील, उखाड़ने की मशीन, चापाकल, साइकिल के ब्रेक, शीशा और सड़सी। शीशा सड़सी हो गया, चापाकल हो गया, उखाड़ने वाला जो मशीन रहता है, काटे उखाड़ने वाला, शीशा सड़सी, चापाकल, पिलास कैंची तराजू। पिलास कैंची तराजू क्या है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। पिलास कैंची तराजू, शीशा उखाड़ना, चापाकल, साइकिल ब्रेक, शीशा सड़सी सब, और प्रथम श्रेणी में फलक्रम बीच में होता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के में क्या होता है, तो लोड बीच में होता है, FLE। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो सरौता, खैनी काटने वाला मशीन, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, एक पहिया के कूड़ा गाड़ी और नेल कटर। तो इसमें एफर्ट्स लगता है कहाँ पे, प्रयास लगता है, फलक्रम आगे रहता है, लोड बीच में रहता है, ठीक है ना, लोड बीच में, लोड कहाँ पे, बीच में रहता है। एफर्ट्स लगता है एक साइड पे, लेफ्ट एक साइड फलक्रम रहता है। सरौता, खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, पहिया कूड़ा गाड़ी, एक पहिया के कूड़ा गाड़ी, और नेल कटर क्या है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और इसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में 1 से अधिक रहता है, जबकि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में 1 से कम या बराबर हो सकता है, 1 से कम या बराबर हो सकता है। और तृतीय श्रेणी को तो इसमें एफर्ट्स के बीच रहेगा और बाकी कोई कहीं भी रहेगा। एफर्ट्स कहाँ पे, तो FLE पहला में देखो फलक्रम, पहला प्रथम उत्तोलक में फलक्रम बीच में रहेगा, और दूसरा में लोड रहेगा बीच में, और तीसरा में एफर्ट्स रहेगा बीच में। इसका ट्रिक FLE, तीसरा में एफर्ट बीच में रहेगा, बाकी कोई कहीं रहेगा। तो चिमटा हो गया, चिमटा तो उसमें किसान का हल, हाथ के बेलना, और मनुष्य के हाथ हो गया, किसान के हल हो गया, हाथ का बेलछा हो गया। इसमें यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में 1 से कम होता है। उत्तोलक के सिद्धांत दिया गया था, तो उत्तोलक में कहाँ पे, तो ये फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया FL हो गया, और एफर्ट्स FE हो गया, ठीक है।
और भार गुने भार का भुजा, आयास गुने आयास का भुजा होता है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, तो भार बटा आयास होता है। आयास भुजा बटा भार भुजा होता है। आयास भुजा बटा भार भुजा यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में करें उत्तोलक बल भार तथा आलम्ब के बीच में कौन होता है। कौन सा उत्तोलक में बल भार तथा बल होता है जो भार तथा आलम्ब के बीच में होता है, तो किसका फोर्स में करा है। फोर्स बीच में किस में, तो FLE फोर्स हो गया कहाँ पे, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक में। कौन सा उत्तोलक में बल भार तथा आलम्ब के बीच में होता है। बल होता है जो भार तथा आलम्ब के बीच में होता है, तो ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक हो जाएगा। ठीक, नहीं गलती दिया होगा, बीच में होता है, किस में होता है, देखो तो फलक्रम लोड भार करा है ना, तो आलम्ब। आलम्ब किस में बीच में होता है, तो श्रेणी बल भार, भार तथा आलम्ब के बीच में बल होता है, किस में, श्रेणी थर्ड उत्तोलक में। ठीक है, आगे बढ़ो। साधारण उत्थापक मशीनों के मामले में यांत्रिक लाभ को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो W क्या, तो भार हो गया, P क्या तो आयास, X क्या तो भार के विस्थापन, Y क्या तो आयास का विस्थापन हो जाएगा। तो कह रहा है कि यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एफर्ट्स, तो MA बराबर क्या हो जाएगा, MA बराबर W/P हो जाएगा। MA बराबर W/P। कर तृतीय श्रेणी उत्तोलक में प्रयास और भार चलते हैं। तृतीय श्रेणी लीवर में प्रयास और भार चलते हैं, समान दिशा में चलते हैं। कहाँ पे, समान दिशा में चलते हैं। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में भार और प्रयास समान दिशा में। प्लायर और कैंची एक युग्म को एक साथ डैश श्रेणी में दर्शाया जाता है। और कौन सा उत्तोलक है, तो द्वितीय उत्तोलक है। प्लायर और कैंची किसका, तो द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयास की दिशा में होता है, तो एक होता है। आयास की दिशा क्या होती है प्रथम उत्तोलक में, तो एक होता है आयास की दिशा। निम्न में से कौन सा उत्तोलक नहीं, तो चाकू काटने में कैंची हो गया, ब्लैक क्रैक हो गया, शीशा हो गया, लेकिन चाकू के धार उत्तोलक नहीं है। कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, तो भार बटा आयास क्या होता है, यांत्रिक लाभ का होता है। मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, तो ये खत्म हो गया। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसमें दिया गया गुरुत्वाकर्षण। ये क्या, तो बल हो गया, ये शक्ति हो गई, ये प्रयास हो गया, और ये गुण हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण। और इसका प्रयास क्या होता है, तो सबसे अधिक प्रयास होता है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। और इसका गुण क्या है, तो केवल आकर्षण बल होता है गुरुत्वाकर्षण में, इसका आकर्षण बल होता है। इसका सबसे अधिक प्रयास किसका होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का, लेकिन सबसे दुर्बल बल होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय बल, जो बीच में रहता है, ये मध्यम रहता है। और आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। विद्युतीय चुंबक बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। नेक्स्ट है तीसरा विद्युत क्षेत्रीय बल, ये भी बीच में रहता है, मध्यम के रूप में रहता है, और आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। नाभिकीय बल क्या रहता है, तो सबसे प्रबल बल रहते हैं नाभिकीय बल, और सबसे कम प्रयास रहता है। सबसे अधिक प्रयास किस बल का रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को। और सबसे कम प्रयास किस बल का रहता है, तो नाभिकीय बल। और इसमें क्या रहता है, आकर्षण बल रहता है नाभिकीय बल में। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिया गया है कि यह एक क्या है, तो दुर्बल बल है। और इसका प्रयास क्या होता है, तो प्रयास अधिकतम होता है, और केवल क्या करता है, आकर्षण करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है और प्रयास अधिकतम, केवल आकर्षण बल। और ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपने ओर एक बल आकर्षण से खींच रहे हैं, इसी के अनुपात को बल कहा जाता है। ब्रह्मांड के वस्तु एक दूसरे से क्या करती है, तो बल के आकर्षण से खींच रही है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है।
गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होती है। द्रव्यमान के क्या रहेगा, गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है गुरुत्वाकर्षण के बल में। जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv/n2 है, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच की दूरी के अनुपात क्या रहता है, तो इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, G बराबर m1/m2/r² हो जाएगा। G क्या है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान हो जाएगा G बराबर F बराबर क्या हो जाएगा, G m1/m2/r²। G का मान कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर kg² होता है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर kg² होता है। G का मान कौन दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ऐसा यूनिट क्या है, तो G का तो न्यूटन मीटर kg²। इसका डायमेंशन क्या है, तो m इनवर्स L3 T इनवर्स 2, 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 m इनवर्स L3 T इनवर्स 2 होता है। m इनवर्स L3 T इनवर्स T किसका होता है, ग्रेविटेशनल का। m इनवर्स L3 T इनवर्स 2, m इनवर्स L3 T इनवर्स 2 होता है। करायत कि दो पिंडों के द्रव्यमान के दो गुना कर दिया जाए, दो पिंडों के द्रव्यमान को दो गुना कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स इसका G बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर G m1/m2/r² से, तो F 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसका क्या करा है कि द्रव्यमान को दो गुना कर दिया जाए, तो द्रव्यमान के दो गुना कर दिया जाएगा तो F भी क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, इसका फोर्स हो जाएगा। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान को दो गुना कर दिया और उसके बीच की दूरी को भी दो गुना कर दिया, तो ये 4 हो गया और इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा। तो 1 गुना क्या रहेगा, अब बढ़ती रहेगा, 2 गुना ऊपर भी चेंज कर रहे हैं, 2 गुना नीचे भी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर में है, ये m1/m2 में है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 गुना बढ़ेगा। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो F के मान क्या हो जाएगा, तो इसका दोनों पिंडों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो कह रहा है कि F का मान क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4। F बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर G × m1/m2/r² से। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स का मान भी बढ़ेगा। जैसे देखो ये फोर्स है, ये द्रव्यमान है m1/, तो ये फोर्स बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। यदि पिंडों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो F का मान क्या हो जाएगा, तो दूरी बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, तो घटेगा, उल्टा हो जाएगा। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में बिना बदलाव किए उनकी त्रिज्या के 1% कम कर दिया जाए, पृथ्वी के द्रव्यमान में बिना बदलाव किए उनके त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो बिना द्रव्यमान के चेंज किए हुए पृथ्वी की त्रिज्या में क्या कर दिया, 1% कम कर दिया जाए, तो ये फार्मूला हो गया। तो 1% कम करेंगे तो r के घात इंटू r में परसेंटेज में हो गया, तो r के घात कितना है, r के घात 5% तक नियम लागू होगा। एक तो क्या कर रहा है कि द्रव्यमान में बिना बदलाव को, द्रव्यमान को चेंज करना, रेडियस में क्या करना है, तो 1%, तो 1% चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो +2m, r के घात त्रिज्या के 1% कम कर देगा, तो 1% कितना 100, तो कितना 1% कम करेंगे तो 99 हो जाएगा ना, तो 2% बढ़ जाएगा, 2 गुना r के घात इंटू r, तो r हो जाएगा, तो 1% बढ़ाएंगे तो 2r, तो r के कितना 1% बढ़ा देंगे तो कितना 2% बढ़ जाएगा। ये 5% तक नियम लागू होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितना 6400 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना 6400 किलोमीटर। पृथ्वी के द्रव्यमान कितना, तो 6 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान कितना 6 × 10⁻24 kg। गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ एक तरफ ग्रेविटी फोर्स दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वीय बल दो वस्तु में एक वस्तु पर पृथ्वी पर
पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक गुरुत्वीय त्वरण होंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसके मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या रहता है? तो पूरे मान इसका ब्रह्मांड में नहीं बदलता। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर kg² होता है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर kg²। जी का मान कितना होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। यह क्या होता है? तो एक अदिश राशि होता है। गुरुत्वीय त्वरण इसका मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। जी का मान कितना होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह क्या है? सदिश राशि। न्यूटन क्या है? तो न्यूटन एक फिजिक्स का प्राचीन पिता है। इंग्लैंड का वैज्ञानिक थे न्यूटन, और इसका जन्म 1642 में हुआ था। न्यूटन का जन्म 1642 में, और इन्होंने गति के नियम में दिया था प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे, और प्रकाशन 1687 में हुआ था, और लेखक न्यूटन थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए, शीतलन के नियम दिए, समाकलन एवं अवकलन के नियम दिए। गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे, शीतलन के नियम दिए थे, समाकलन दिए थे, और गति के नियम दिए थे न्यूटन के द्वारा। न्यूटन की गति का नियम पहला है जड़त्व का नियम। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह, और यह अर्थात स्थिर हो तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति है तो गति में रहना चाहता है। यह क्या है? तो जड़त्व है। क्या करता है? परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला विराम के जड़त्व, दूसरा गति के जड़त्व, तीसरा दिशा के जड़त्व होते हैं। विराम का जड़त्व, गति के जड़त्व, और तीसरा दिशा के जड़त्व होते हैं। विराम का जड़त्व के कारण उत्पन्न होता है विराम के कारण उत्पन्न जड़त्व। तो कौन कौन उत्पन्न? केवल डंडे से पीटने पर धूलकण का झड़ना क्या है? तो ये विराम का जड़त्व है। डंडा से पीटेंगे तो विराम का जड़त्व। ब्रिज के डाल हिलाने पर फल का गिरना क्या है? तो विराम का जड़त्व। ट्रेन के अचानक खुलने पर यात्री के पीछे की ओर झुकना, अचानक खुलेगा तो पीछे की ओर झुकेगा तो विराम का जड़त्व हो गया। और दूसरा गति के जड़त्व क्या है? तो गति कारण उत्पन्न जड़त्व को होते हैं जो गति कारण होते हैं। तो ट्रेन के अचानक रुकने पर क्या हो जाता है? व्यक्ति आगे की ओर झुकेगा तो गति के जड़त्व, और ठोकर लगने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरना तो ये गति के जड़त्व। ठीक है। ट्रेन चलेगा, खुलेगा तो आगे की ओर झुकेंगे, अचानक रुकेगा तो आगे की ओर झुकेंगे, और ठोकर लगेगा तो आगे के, ये गति के जड़त्व है। और नेक्स्ट है दिशा का जड़त्व। वस्तु की दिशा के कारण उत्पन्न जड़त्व को दिशा जड़त्व कहते हैं। किसी मोड़ पर यात्रियों के बाहर झुकना, किसी मोड़ पर यात्रियों को बाहर की ओर झुकना क्या रहता है? तो दिशा का जड़त्व है। किसी मोड़ पर यात्रियों को बाहर की ओर झुकना। गति के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व नियम कहते हैं, और गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है प्रथम नियम को। प्रथम नियम को जड़त्व के नियम, गैलीलियो के नियम कहते हैं। और जब कोई वस्तु विरामा में है तो वह विराम में, या गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। विराम में तो विराम में रहेगा, गति में तो गति में रहेगा। ये रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहबल ना लगे। ये गैलीलियो का नियम कहलाता है, जब तक उस पर कोई बाहबल ना लगे। ये गैलीलियो का नियम। गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं गति के प्रथम नियम को। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। जड़त्व क्या है? तो I = mr² होता है। I बराबर क्या होता है? तो mr²। जड़त्व mr² होता है। गति के प्रथम के नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व के वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। गति के नियम से बल के परिभाषा मिलता है। गति के दूसरा नियम जो संवेग में परिवर्तन के दर को ही कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है। गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। F = mv - mu/t होता है। F = m × v - c/2, और ये बराबर v - 2। तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो ma हो जाएगा।
गति के दूसरे के नियम में क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन को ही के दर को ही कहा जाता है, और गति के दूसरे नियम के बल के सूत्र प्राप्त होता है, तो F बराबर ma हो जाता है। गति के तीसरा नियम क्या कहते हैं, तो गति के तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, विपरीत दिशा में लगता है, बराबर बल लगता है और उसके अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। तीसरा नियम में मनुष्य के चलना, रॉकेट उड़ना, बंदूक से गोली निकालना, नाव से कूदने पर पीछे की ओर जाना, ये सब क्या है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ। गति के तीसरा नियम से बल की प्राकृतिक प्राप्त होता है, न्यूटन के तीसरे नियम से बल के प्राकृतिक, और न्यूटन के दूसरे के नियम से संवेग के परिवर्तन के दर की, और दूसरा नियम से बल का सूत्र। तो पहला नियम से क्या रहेगा, तो फोर्स के डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। पहला नियम से बल को परिभाषित किया गया है, दूसरा नियम में बल का सूत्र मिला है, और तीसरा नियम में क्या मिला है, तीसरा नियम में बल की प्रकृतिक प्राप्त हुआ है। देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या हुआ है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बल के डिफाइन किया गया है, ठीक है। और सेकेंड लॉ में क्या किया गया, तो सेकेंड लॉ में बल का सूत्र मिला है, ठीक है, बल का। और न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या, तो बल की प्रकृति के बारे में पता चला है। न्यूटन के थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। तो पहला में बल का डिफाइन किया गया, दूसरा में बल का फोर्स का फार्मूला निकला, और तीसरा में बल का सूत्र प्रकृतिक पता चला है थर्ड लॉ से। लिफ्ट की गति यानी मोशन ऑफ लाइफ होता है, तो खोज इस कौन किया था, तो एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था लिफ्ट की खोज कौन किया था, तो एलिसा ओटिस। एम क्या है, एम लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, और डब्ल्यू क्या है, तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार। एम क्या है, तो व्यक्ति के द्रव्यमान हो गया, और वेट क्या है, तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार। जी क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण। ए क्या है, तो मशीन के त्वरण। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार का समीकरण क्या है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, तो एम इंटू जी प्लस माइनस ए होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी प्लस माइनस होता है। जब लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो एक क्या रहेगा, तो जीरो हो जाए, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एम इंटू जी प्लस जीरो। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एम जी हो जाएगा, ठीक है ना, डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा। इस स्थिति में भार क्या रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एम इंटू जी प्लस जीरो। तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। इस स्थिति में भार क्या रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। केस 2 में जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर जा रहा है तो ए बराबर जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एम इंटू जी माइनस जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा। और इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। डब्ल्यू बराबर क्या, एम जी माइनस जीरो, डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा, और इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा केस में कह रहा है कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एम इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और एम जी प्लस ए। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। केस 4 में कह रहा है कि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो एम इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। यदि केस 5 में कह रहा है कि अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाए, तो एम जी माइनस जी हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाता है, जब अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन है ग्रेविटी से ज़्यादा है तो लिफ्ट नीचे ही हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर नीचे आता है, तो डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस ए, तो ये निगेटिव में चले। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति लिफ्ट के छत से हो जाएगा। जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन कारण गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव की गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता।
पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहता है, घटता है। कह रहा पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बढ़ेगा। घूर्णन की गति बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं चलेगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देंगे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा और 17 गुनी से अधिक होने पर शून्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर क्या रहता है तो त्वरण के मान कम हो जाएगा और 17 गुना से और बढ़ाएंगे, 17 गुना अधिक से और घुमाएंगे घूर्णन गति पृथ्वी तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, कम। पृथ्वी के घूर्णन गति कम करेंगे तो उसका ऑब्वियसली है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और विषुवत रेखा बढ़ जाएगी। पृथ्वी के घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो समान हो जाएगा। घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या होगा, तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, इसलिए भार भी क्या हो जाता है, जी का मान क्या हो जाएगा, ध्रुव पर अधिकतम और भार भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है और इसका भार भी न्यूनतम होता है। मतलब ध्रुव पर त्वरण का मान अधिकतम, इसलिए भार भी क्या हो जाएगा, अधिकतम, और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम, तो इससे भार भी न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, इसलिए भार भी बढ़ता है। विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, इसलिए भार भी इसका बढ़ता है। ठीक है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, इसलिए भार भी घटता है। ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाएंगे तो जी के मान घटेगा, इसलिए भार भी घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। पृथ्वी के सतह पर गहराई पर बढ़ने का गुरुत्वीय मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा केंद्र पर। जी के मान में परिवर्तन, तो केस फर्स्ट में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण क्या हो जाएगा, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, GM R प्लस आर का होल स्क्वायर होगा। जी कैपिटल जी बराबर GM प्लस आर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से गहराई का कारण क्या होता है, तो गहराई निकालना है तो जी इंटू जी डैश इंटू जी 1 माइनस डी बटा आर हो जाएगा। जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा। अगर वस्तु की पृथ्वी के केंद्र पर हो, वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर, तो डी बराबर आर हो जाएगा, उसका केंद्र आर ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो जी माइनस डी बराबर डी, तो डी तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ग्रेविटी 0 हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पृथ्वी की गहराई की आधी दूरी जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाए, आधी दूरी जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाए, तो डी गहराई, डी बराबर क्या होता है R/2, तो जी डैश बराबर क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर होता है। जी इंटू 1 माइनस R/2, यहाँ पे आर, गहराई क्या हो जाए, आधी हो जाए। गहराई आधी दूरी जाने पर, गहराई आधी दूरी जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाए, तो जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर, डी के क्या होता है, तो R/2 बटा आर, तो 2r 1 माइनस 2r कट जाएगा। डी डेप्थ है, ठीक है ना, तो 1 बटा 2g हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी त्रिज्या के बराबर पृथ्वी से ऊपर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, तो जी बराबर GM बटा आर प्लस क्या हो जाएगा, आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर पृथ्वी से ऊपर जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी से ऊपर जाएगा, जितना त्रिज्या है उतना ही ऊपर जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, GM बटा आर प्लस आर, तो GM रहेगा
और त्रिज्या कितना है, तो r बराबर है, तो दोनों कितना हो जाएगा 2r के स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर, तो 1/4 GM/r² हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा 1/4। कैपिटल जी और स्मॉल जी के संबंध में, तो अगर पृथ्वी के द्रव्यमान या किसी ग्रह के द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह के द्रव्यमान हो और उसका त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान g का मान क्या हो जाएगा। तो ये है, ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो F बराबर क्या होता है G×M1×M2/r² होगा। तो F बराबर क्या mg, तो दोनों के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल G×M/r² हो जाएगा डब, ठीक है ना। तो इसका कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान कर रहा है जब पृथ्वी के द्रव्यमान और किसी ग्रह के द्रव्यमान m हो, त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया, तो g क्या स्मॉल जी बराबर G×M/r², अर्थात गुरुत्वीय त्वरण ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ग्रह के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है जो ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा ग्रह के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्मॉल जी बराबर डायरेक्टली m और कैपिटल स्मॉल जी बराबर 1/r² होता है। स्मॉल जी बराबर डायरेक्टली m और स्मॉल जी बराबर 1/r² होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण के मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण के मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान और भार में अंतर दिया गया, तो यहाँ पे ये द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, जबकि भार का मान अलग अलग जगहों पर जी का मान अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। द्रव्यमान नो चेंज होता है। इसका ऐसा यूनिट केजी होता है और इसका क्या होता है भार का, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स हो या न्यूटन भी होता है। भार का केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है और द्रव्यमान क्या है, तो अदिश राशि है, और जबकि भार क्या है, तो सदिश राशि है। द्रव्यमान वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है और भार क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की मात्रा पर, जबकि भार क्या है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये आधारी राशि है और ये क्या है, तो व्युत्पन्न राशि। तो भार व्युत्पन्न राशि है और द्रव्यमान आधारी राशि है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वात्वरण के 1/6 होता है, यानी EY6 होगा, EY6 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात चंद्रमा का पर भार पृथ्वी के भार के कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, भार कितना है, 600 न्यूटन है, और चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु के द्रव्यमान कितना, तो W/600 न्यूटन, W/mg होता है। W क्या होता है, तो mg हो गया, तो g के मान 10, तो कितना हो जाएगा, तो मून पर कितना 60 kg हो जाएगा। द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चाहे पृथ्वी हो पर या चंद्रमा पर, तो इसका भी इतना हो जाएगा। अगर किसी वस्तु के भार पृथ्वी की सतह पर 6 न्यूटन है, तो भार को न्यूटन कहा जाता है, और उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होता है, mg, 60 न्यूटन भार, तो W/mg होता है। तो ये m×g, तो g के मान कितना 6 kg हो जाएगा। द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 6 kg। ये कह रहा है कि चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन, तो W/6 हो गया, लेकिन पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर कर रहा है, तो W कितना हो जाएगा, mg हो गया, तो mg हो गया, लेकिन पृथ्वी पर कर रहा है, तो चंद्रमा पर है ना, तो चंद्रमा पर है, तो GY6 हो गया, 6 हो जाएगा ना। पृथ्वी के अर्थ के निकालना क्या करा, तो EY6 होता है। अर्थ का कितना हो गया, तो 6y, तो GY6 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, mg 636 या 3600 न्यूटन हो जाएगा। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, तो देख लेते हैं।
निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के रहेगा, 1 kg रहे या 2 kg रहे तो क्या रहेगा, तो दोनों एक साथ गिरेगा निर्वात में, ठीक है। जब हवा में, यानी बिना निर्वात में कर रहा है, जब हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराएंगे तो भारी बल पहले गिरेगा। निर्वात में दोनों सेम टाइम पर आएगा, लेकिन वायु में क्या रहेगा, तो भारी वाला पहले गिरेगा और हल्का वाला बाद में गिरेगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण वस्तु के भार शून्य या भारहीनता महसूस होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या रहता है, तो वस्तु के भार तो शून्य या भारहीनता रहता है। मुक्त रूप से गिराया हुए वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। मुक्त रूप से गिराएंगे तो वस्तु के भार क्या रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। निर्वात में वस्तु के भार क्या रहता है, तो अधिकतम। निर्वात में वस्तु के भार क्या रहेगा, तो मैक्सिमम रहता है निर्वात में वस्तु के भार। पलायन वेग क्या है, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु के फेंके जाने पर वह पुनः लौट कर नहीं आए। वस्तु को ऐसा स्पीड से फेंकेंगे कि पुनः वह पृथ्वी पर नहीं आए, वह क्या है, तो पलायन वेग होता है। पलायन वेग को भी से डिनोटेड करते हैं √2gr। रेडियस ही ग्रेविटी, जी ग्रेविटी है, तो भी √2gr, भी √2g। पलायन वेग गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पलायन वेग किस पर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह की त्रिज्या पर डिपेंडेंट रहता है। पलायन वेग का द्रव्यमान तथा कोण पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान और कोण पर निर्भर नहीं करता पलायन वेग, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या पर डिपेंडेंट रहता है पलायन वेग। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग कितना होता है, तो 11 किलोमीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर सेकंड रहता है, किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा के पलायन वेग कितना होता है, 2.34 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा के 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, तो 42 किलोमीटर पर सेकंड। कितना, 42 पॉइंट पर सेकंड, 42 है, ठीक, 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना, किलोमीटर में होता है सूरज का। और चंद्रमा का 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। कोणीय वेग जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। कोणीय वेग को जिस वेग से कोई पिंड या किसी ग्रह या उपग्रह की कक्षा के चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहा जाता है। कोई पिंड है जो किसी ग्रह या उपग्रह की कक्षा का क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसे कक्षीय वेग कहा जाता है। और कक्षीय वेग बराबर क्या होता है, v0/√gr होता है, v0/√gr। कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध क्या, तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग √gr, और इसका रूट निकालेंगे तो gr हो गया। और कक्षीय वेग क्या होता है, gr बराबर क्या होता है, तो ये हो गया ऑर्बिटल वेग हो गया, जैसे कक्षीय वेग। तो कितना होता है, v0, अर्थात पलायन वेग है जो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। कक्षीय वेग का क्या रहता है, √2 गुना होता है कक्षीय वेग, √2 गुना होता है, यानी 1.4 गुना या 1.41% होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहेगा कि पलायन वेग कक्षीय वेग के कितना गुना होता है, तो √2 गुना होता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय उपग्रह और भूमि स्थिर उपग्रह, ठीक है। तो ध्रुवीय उपग्रह में वे उपग्रह जो पृथ्वी के, ध्रुवीय उपग्रह में कौन कौन आ जाएगा, तो कह रहा है कि ध्रुवीय यानी पोलर सैटेलाइट, और दूसरा हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसे भू स्थिर ग्रह कहते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे ध्रुवीय उपग्रह। और जो वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा उसे भू स्थिर ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर ग्रह को क्या कहते हैं, भू स्थिर ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। और ध्रुवीय उपग्रह का स्पीड कितना, 500 से 600 किलोमीटर है, जबकि इसका शुद्ध मान कितना, 36,000 किलोमीटर होता है शुद्ध मान। इसका गति 8 किलोमीटर पर सेकंड और इसका गति 3.14 किलोमीटर पर सेकंड होता है। परिक्रमा में लगा कितना, 84 मिनट लगता है और इसका 24 आवर्स होता है। परिक्रमा में लगा समय कितना होता है ध्रुवीय उपग्रह का, और ध्रुवीय उपग्रह परिक्रमा में कितना, 84 मिनट लगाता है, जबकि भू स्थिर उपग्रह 24 घंटा में क्या करती है, तो एक चक्कर लगा देती है। और परिक्रमा में ये कितना
तो 84 मिनट में भू उपग्रह लगा देती हैं, ध्रुवीय उपग्रह 84 मिनट में। और उपयोग इसका मौसम के, ध्रुवीय उपग्रह जो मौसम की जानकारी देती है, और जबकि भू स्थिर ग्रह होती है जो सेना, संचार और टीवी etc को क्या करती है, सैटेलाइट के रूप में करती है भू स्थिर ग्रह। और ये 24 घंटा में चक्कर लगाती है, 84 मिनट में लगा देती है ध्रुवीय उपग्रह। ग्रहों के नियम, लॉ ऑफ प्लैनेटरी कहा गया। तो ग्रहों के नियम कौन दिया था, तो केपलर ने दिया था ग्रहों के नियम। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन नियम दिए थे केपलर के द्वारा, तो पहला कक्षा के नियम। कक्षा के नियम कौन केपलर दिया था, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करती है, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसके फोकस पर सूर्य होता है। जिसके फोकस पर सूर्य होता है वह कक्षा का नियम कहलाता है। जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, उसे चक्कर लगाती है, उसे कक्षा का नियम कहते हैं, और जिसके फोकस पर सूर्य होता है। दूसरा क्षेत्र का नियम, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, उसे क्षेत्र का नियम कहते हैं। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, उसे क्षेत्र का नियम कहते हैं। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, उसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। प्रक्रमण काल का नियम क्या कहते हैं, तो इस नियम के अनुसार प्रक्रमण काल का सूर्य के से माध्यम दूरी से घन के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल का टी का वर्ग सूर्य के माध्यम दूरी के घन के क्या होता है, समानुपाती होता है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का वर्ग और सूर्य के माध्य दूरी के घन के समानुपाती होती है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल के वर्ग और सूर्य के मध्य दूरी के घन के बराबर समानुपाती होती है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। नेक्स्ट है बल आघूर्ण, जिसे टॉर्क कहा जाता है। तो वह बल जो किसी वस्तु के घूर्णन के करने में मदद करती है, घूर्णन करने में मदद करेगा, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल गुने बल भुजा की लंबाई। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, तो F × L होता है, जो भुजा का लेंथ होता है। इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है, या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 यानी होता है। तो इसका केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2 होता है। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 होता है टॉर्क का। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ml स्क्वायर T इनवर्स 2 के ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है टॉर्क का। टॉर्क एक क्या है, तो सदिश राशि है टॉर्क। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, यानी फोर्स की लेंथ का लंबाई का मान जितना अधिक होगा, लगने वाला बल उतना ही कम होगा। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, बल उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे जाता में घुमाने वाला कील का परिधि के पास होना, ये टॉर्क के कारण। चापाकल के हैंडल लंबा होना, ये टॉर्क के कारण होता है। और दरवाजे या खिड़की में छिटकती किनारों पर होना, सिटकिल्ली किनारों पर होना, ये सब क्या है, तो टॉर्क का नियम पर आधारित है। जाता घुमाते हैं, कील के परिधि के पास होना। चापाकल में हैंडल लंबा रखा जाता है, टॉर्क के कारण। दरवाजे या खिड़की में सिटकिल्ली के किनारे ऊपर होता है, ये टॉर्क के कारण होता है। द्रव्यमान का केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ मास कहा गया, तो वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वो बाहर भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, जो कोई वस्तु के संतुलन अवस्था में रहता है। कोई भी वस्तु 2 जगह में संतुलन में होती है एवं द्रव्यमान के केंद्र पर होता है, दूसरा आधार पर होता है। एक द्रव्यमान के केंद्र पर और दूसरा आधार पर होता है। अगर द्रव्यमान केंद्र के आधार की ओर आ जाए तो वस्तु की अधिक संतुलन हो जाएगी। यदि द्रव्यमान केंद्र के आधार की ओर हो जाए तो क्या वस्तु की अधिक संतुलन में हो जाएगा, द्रव्यमान के केंद्र के नियम। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुककर चलता है, पर्वत की ओर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, बोझ उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, और ट्रक ओवरलोडिंग करना मना है। सीढ़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति झुककर चलता है। ये किसके कारण, तो ये किसके कारण होता है, द्रव्यमान के केंद्र के अनुसार होता है।
द्रव्यमान के केंद्र के अनुसार